गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है पार्ट 6 हॉस्टल वार्डन का, जो एक हम लोग पढ़ रहे हैं सिलेबस हिंदी में। आज पार्ट 6 में हम देखेंगे, है ना। तो मैं आज पढ़ाऊंगा पार्ट 6 हिंदी का। आज हम क्या करेंगे, रिवीजन सेक्शन लेंगे। क्विक रिवीजन आगे बढ़ने से पहले रिवीजन। इसके बाद जो है मैं व्यंजन पढ़ाऊंगा। व्यंजन से पहले अब तक हमने जो भाषा का बोध, भाषा का जो बोध सेक्शन ना, और उसके बाद हमने देखा जो विकास क्रम, सब कुछ सारा चीज लेकर तक जो देखा, स्वर के बारे में देखा था, और वर्णमाला, ये टॉपिक्स हमने देखे हैं। इनके ऊपर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ पढ़ना ही नहीं, मल्टीपल चॉइस जो भी एमसीक्यू जितने क्वेश्चन हो सके हम प्रैक्टिस करेंगे आज। प्रैक्टिस के बाद, इसके तुरंत बाद मैं व्यंजन पढ़ाऊंगा ना। तो ये है हमारा चैनल, आप डेली अपलोड देख सकते हैं हमारे चैनल। ये सिलेबस हमने जाना था भाषा के बारे में। हमने शुरुआत पे पढ़ा था भाषा क्या होती है ना। तो भाषा क्या है? यह एक साधन है, एक दूसरे के भावों या विचारों को समझने का क्या एक साधन है, ठीक है। बड़ा कर लेता हूँ सेकंड। ठीक है। तो हमने देखा था कि भाषा के बारे में, भाषा क्या है, यह एक माध्यम है, ठीक है? यह एक साधन या माध्यम बोल लो, एक दूसरे के भावों या विचारों को शेयर करने का क्या है, एक सिर्फ माध्यम है ना। वो किसी भाषा के द्वारा होता है, उसे ए पर्सन और बी पर्सन, ठीक। भाषा को समझा हमने। हमने देखा था कि आचार्य पाणिनि की अष्टाध्यायी किताब, आचार्य पाणिनि की, और महाभाष्य किसकी है? पतंजलि की। आचार्य पतंजलि की क्या है? महाभाष्य ना। ये दो किताब के बारे में देखा था। जो अष्टाध्याय है, उसको सरल रूप में व्याख्या किया था पतंजलि में, महाभाष्य में, ठीक है। फिर हमने देखा था हिंदी का विकास क्रम। हिंदी का हिंदी का विकास क्रम, है ना। हमने देखा था कि इसमें पढ़ा था संस्कृत, संस्कृत से वैदिक संस्कृत। ये सीक्वेंस पूछता है एग्जाम में। इसमें वेदों की रचना हुई थी। फिर हमने देखा लौकिक संस्कृत, इसमें रामायण महाकाव्य जैसे लिखे गए, है ना, की रचना हुई थी, और इसको सरल सरल रूप से भी जाना जाता है। उसके बाद हमने देखा पाली भाषा। पाली भाषा में क्या देखने को मिला? इसे देश भाषा, जन भाषा, लोक भाषा के नाम से जाना गया, क्योंकि भगवान बुद्ध इसी में क्या दिया करते थे? उपदेश दिया करते थे। ये मिलिंद प्रश्न नामक ग्रंथ की रचना हुई थी, और इसे काल भाषा के नाम से भी जाना जाता है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे। इसके बाद देखा हमने प्राकृतिक भाषा। प्राकृतिक में क्या देखा हमने? जो शिलालेखों में सम्राट अशोक के शिलालेख के ऊपर जो लिखाए थे उपदेश, ठीक है, उसको हम, इसे शिलालेखों की प्रथम भाषा के नाम से भी जाना जाता है। जनता तक उपदेश जो शिलालेख के ऊपर देखा होगा आपने, जो सम्राट अशोक के द्वारा लिखाए जाते थे, वही है प्राकृतिक शिलालेखों की प्रथम भाषा के नाम से हम इसे जान सकते हैं, ठीक है। के बाद है अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद देखा हमने अवहट, फिर हिंदी, है ना। तो अपभ्रंश, कुल 7 अपभ्रंश थे। कौन कौन से थे वो? पहला, पैशाची से मिलके बना पंजाबी बोली। पैशाची से पंजाबी, है ना। शौर सैनी अपभ्रंश से क्या मिलता है? शौर सैनी से मिलता है खड़ी बोली, खड़ी बोली और मारवाड़ी। मारवाड़ी, है ना। और भ्राचड़ से मिलता है आपको सिंधी। भ्राचड़ से सिंधी एक अपभ्रंश है। एक, दो, तीन, है ना। चौथा आप ले लो महाराष्ट्री। महाराष्ट्री,
महाराष्ट्री से मिला मराठी, मराठी है ना, मराठी मिला। पांचवा ले लो आप, मागधी। मागधी से क्या मिलता है? असमी, बंगाली, नेपाली, नेपाली, भोजपुरी, मैथिली। ठीक है, ये सब कहाँ कौन सा ब्रंश से देखने को मिलता है? मागधी से। अब जो छठवा है, सिक्स, यहाँ लिख लेते हैं, जगह नहीं है। अर्धमागधी। क्या है? अर्धमागधी। अर्धमागधी से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि छत्तीसगढ़ी ना, छत्तीसगढ़ी, बघेली ना, बघेली और अवधी, यहाँ से। और जो सातवां ब्रंश है, हमारे पास जगह नहीं है, सातवां है, से क्या मिलता है? खस अपभ्रंश। खड़ी, खस अपभ्रंश, पहाड़ी, गढ़वाली, है ना, कुमायूनी, यहीं से आपको देखने को मिलेगा खस अपभ्रंश। खस भाषा, जो खस अपभ्रंश है ना। अच्छा, तो ये सात हमने अलग अलग देखे थे। उसके बाद अवार्ड, अवार्ड हिंदी का जो विकास क्रम ये रहा ना। तो और जो भाषा के गुण और प्रकार, हमने एक एग्जांपल दिया था, जो भाषा के गुण आप यहाँ देख सकते हैं। तो किसी भाषा पर क्षेत्रीयता का प्रभाव पड़ता है, का प्रभाव पड़ता है क्षेत्रीयता का। तो जब क्षेत्र का प्रभाव पड़ रहा है, उससे क्या तात्पर्य है? एक परिवर्तनशील है, स्थिर नहीं है। भाषा स्थिर नहीं होती है ना, परिवर्तनशील है, भाषा स्थिर नहीं है ना। तो और इसके बाद हमने देखा कि जो छत्तीसगढ़ के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो छत्तीसगढ़ का ये जो राज्य अपना छत्तीसगढ़ है, ये महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर कर रहा है, उड़ीसा शेयर कर रहा है इस तरफ। तो जो क्षेत्रीयता का प्रभाव, इस परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे पास महाराष्ट्र। मराठी, मराठी से मिलकर बना एक अल्टाई भाषा, और उड़िया से मिलकर बना एक लरिया भाषा, जो छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। उड़िया से मिलकर क्या बना? लरिया भाषा। ठीक है, ये दो चीज हमको देखने को मिला, क्षेत्र गुण का प्रभाव, क्षेत्र का प्रभाव। और भाषा, इसकी वजह देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल देने में बताया था, यही खटाई और लरिया भाषा। और भाषा के दो, अब क्षेत्र का प्रभाव पड़ रहा है, तो दोनों संस्कृति का लेन देन हो रहा है ना, भाषा का, भाव का, संस्कृति का, यहाँ पे क्या हो रहा है? लेन देन हो रहा है। अब ध्वनियों को पहचानने के लिए, उससे पहले हम देखते हैं कि भाषा के प्रकार क्या है। भाषा के दो प्रकार होते हैं, मौखिक और लिखित, है ना। तो जब मौखिक मतलब ध्वनि, ध्वनि यानी साउंड, ध्वनि, है ना। अब जब मैं कुछ बोल रहा हूं, तो वो क्या है? एक ध्वनि है। और मैं कुछ लिख रहा हूं, तो जिन ध्वनियों को किसी चिन्ह से, निश्चित चिन्ह से निर्धारित किया जाए, या फिर उसको एक आइडेंटिटी दिया जाए, एक निश्चित चिन्ह दे दिया जाए उन ध्वनियों को, तो वो क्या है? लिखित भाषा है। वो क्या है? लिखित भाषा है ना। तो लिखित भाषा को हम क्या बोल सकते हैं? ध्वनि, ध्वनियों को दिया गया चिन्ह, वही क्या है? एक लिखित भाषा है। ध्वनियों को दिया गया चिन्ह एक लिखित भाषा है। ठीक है, मौखिक यानी ध्वनि। और भाषा के कितने भेद होते हैं? दो भेद या दो प्रकार। इसमें हम पहला देखते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, और लिपि मतलब क्या है? लिखने की प्रणाली। जब मैं ध्वनियों के चिन्हों को लिख रहा हूँ, किसी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग के ही क्या बोलते हैं हम? लिपि कहते हैं ना। लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जा रहा है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? जैसे मैं आ बोल रहा हूँ, आ एक साउंड है, और ये एक चिन्ह है, आ का एक, इस साउंड का एक चिन्ह है। तो एक निर्धारित चिन्ह से हम इसको क्या करते हैं? निश्चित कर देते हैं। भाषा वो है जो, लिपि वो है जो लिखी जाती है, और भाषा क्या है? बोली जाती है ना। दोनों अलग चीज है। हिंदी का विकास क्रम हमने देखा था, हम पढ़ चुके हैं पाली भाषा के बारे में। जैसे भगवान बुद्ध, बुद्ध पाली में उपदेश दिया करते थे। इस काल में बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई, ग्रंथों की रचना हुई, है ना। मिलिंद प्रश्न नामक लिखा गया था, इसको आप देखिएगा। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ, यानी जो शुरुआती दौर पे संस्कृत भाषा था, कितना उच्च स्तर का था। तो भाषा में परिवर्तन, क्षेत्र का प्रभाव पड़ा, परिवर्तन देखने को मिला। तो जब तक हम अपभ्रंश के स्तर पर पहुंचे, भ्रंश के स्तर पर पहुंचते तक क्या हुआ? भाषा में बहुत परिवर्तन हुआ, है ना, बहुत परिवर्तन हुआ। तो भाषा के भाव में परिवर्तन, लेन देन में परिवर्तन, बोलने में परिवर्तन, है ना। तो हमें बहुत सारी इसमें गिरावट देखने को मिली। या इसे गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ कह सकते हैं हम, है ना। तो ये आचार्य हेमचंद और वाग्भट ने इसे ग्राम्य भाषा के नाम से कहा है।
ये सेम अपभ्रंशों का सीक्वल। और अर्धमागधी से मैंने बता चुका है, छत्तीसगढ़ी का विकास किससे हुआ, अर्धमागधी से। और मानक भाषा का तात्पर्य शुद्ध रूप माना जाता है ना। मानक भाषा उसे कहते हैं जो शुद्ध हो, व्याकरण से शुद्ध हो, तो क्या कहते हैं हम, मानक भाषा कहते हैं। जो शिष्ट समाज यूज करती है शासनिक प्रशासनिक कार्यों में, है ना, सब जगह किसका उपयोग होता है, शिक्षा का माध्यम क्या होता है, मानक भाषा। इसमें शुद्ध व्याकरण हो, वही एक मानक भाषा है। इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बोली है, बोली एक क्षेत्र में बोली जाती है, इसकी सीमाएं सीमित होती है ना। शब्द भी भंडार सीमित होंगी। जैसे आप साउथ बस्तर चले जाओ, कुछ हल्बी मिलता है, कुछ गोंडी मिलता है, ये अलग अलग बोली यहाँ सुनने को मिलती है। ठीक है, इसका जो क्षेत्र है सीमित है। जो भाषा है अपना क्षेत्र विस्तार कर लेती है, और भौगोलिक और सामाजिक का विस्तार होता है इसमें, है ना, तो भाषा में। तो ये धीरे धीरे व्याकरण के सांचे में ढलती है, कौन, भाषा। आप इन लैंग्वेजेस में, ये जो बोलियां हैं, ये जो भाषा है, इसमें आप व्याकरण नहीं देखने को मिलेगा, शुद्ध व्याकरण। जो भाषा है व्याकरण के सांचे में ढलती है। अब जो मानक भाषा है, एक कंप्लीट शुद्ध, यानी कंप्लीट प्रॉपर, सब जगह यूज होने वाली, शैक्षणिक तकनीकी कहीं पे भी देख लो आप, कानून व्यवस्था कहीं पर भी देख लो आप, इसका यूज होता है, मानक भाषा का यूज होता है। ठीक है, ये उच्च स्तर की भाषा मानी जाती है। तो इसके तीन सोपान भी कह सकते हैं अपन, फर्स्ट स्टेज, सेकंड, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, है ना। तो ये आप देखिएगा, यहाँ पे है मेरे नोट्स पे। बोली, शब्द भंडार सीमित होता है, द्वितीय सोपान, है ना, भौगोलिक सामाजिक राजनीतिक, राजनीतिक व प्रशासनिक कार्यों में इसका इस्तेमाल होता है। ये हमने देखा, विकास क्रम देख चुके हैं। अब अपभ्रंशों के बारे में हमने पढ़ लिया, ये पैशाची, शौरसेनी, सिंधी, मागधी, मराठी, अर्धमागधी, खस, है ना। और पूर्वी पश्चिमी मागधी के अंदर ही क्या शौरसेनी वाला इलाका आता है, और पूर्वी में अर्धमागधी वाला क्षेत्र आएगा। ठीक है, जो मागधी है सबसे बड़ा स्पेस, जो क्षेत्र है, ये सबसे इसका क्षेत्र बड़ा है, तो यहाँ पे ज्यादा लैंग्वेजेस हैं, असमी, बंगाली, नेपाली, भोजपुरी और मैथिली। खस अपभ्रंश, खस, पहाड़ी, गढ़वाली, कुमायूनी। तो ये कुमायूनी को भी याद रखिएगा, यहीं से है, कुमायूनी। ठीक है, खड़बोली का मूल नाम क्या है, कौरवी। और जो आज की हिंदी है मूलतः कौरवी से ही ली गई है, यानी खड़ी बोली से ली गई है ना। और विभाषा से क्या तात्पर्य है, जब एक प्रदेश में या प्रदेश के भाग में सामान्य बोलचाल या साहित्य आदि के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा को क्या कहते हैं, विभाषा कहते हैं, है ना। तो हिंदी क्षेत्र की प्रमुख भाषाएं, ये जो अपना यहाँ का जो रीजन है, यहीं से हिंदी मिला है। हिंदी का इन्हीं अपभ्रंश से मिलकर हिंदी का विकास हुआ है। और हिंदी क्षेत्र की प्रमुख भाषाएं जो थी, ब्रिज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी, मैथिली, है ना, ये इसी एरिया पे बोली जाती थी। ब्रिज भाषा सुनने को मिलेगा, अवधी, खड़ी बोली, है ना। तो आप यहाँ से देखिएगा हिंदी का विकास, तो हिंदी की प्रमुख बोलियां, इसलिए इनको कहा जाता है ना। ये 7 अपभ्रंश आप मैप वाइज प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आसानी होगा। यहाँ से चालू करिए, पैशाची, ठीक है, शौरसेनी अपभ्रंश, सिंधी, यहाँ पे ले लो महाराष्ट्री, मराठी, अर्धमागधी, ये जो मागधी का क्षेत्र बड़ा वाला, सात, खस, पहाड़ी, गढ़वाली, कुमायूनी, है ना। तो ये आप देख लीजिएगा अच्छे से। हिंदी की प्रमुख बोलियां ये हम पढ़ चुके हैं, ये भी देख चुके हैं। के बाद भारोपी, जो भारत यूरोपीय भाषा परिवार, जिसको भारोपीय भाषा परिवार के नाम से जाना जाता है। तो कुछ ऐसे क्षेत्र थे, ऐसे देश थे, जहां से हमने भाषा का लेन देन लिया। और ये कौन से, जो भारोपीय भाषा, जैसे अंग्रेजी से हमने कुछ शब्द लिया, रूसी से कुछ शब्द लिए, फ्रांसी से शब्द लिए, प्राचीन फारसी फारसी से, हिंदी से, पंजाबी, ये सब हमारे क्या है, भारोपीय परिवार के कुछ भाषा है, कुछ परिवार के हिस्से, सदस्य मान लीजिए। ठीक है, खड़ी बोली हम पढ़ चुके हैं, अपभ्रंशों से मिलकर बना हिंदी। ये देखिए मानकीकरण ये पूछता है, तो मानकीकरण कैसे स्टार्ट हुआ, बोली, फिर भाषा, ठीक, वो मानक भाषा, भाषा में व्याकरण के साथे में ढलता है, मानक भाषा में कंप्लीट शुद्ध रूप, शुद्धता का ज्ञान, है ना। खड़ी बोली जो है कौरवी, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ, जो भारत था, तो इस साइड शौरसेनी या ब्रंश वाला इलाका था, और इस साइड क्या था, अर्धमागधी, मागधी वाला, अर्धमागधी वाला। ये पूर्वी हिंदी, ये पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, और यहीं से खड़ी बोली, इसका मूल नाम कौरवी है ना। क्या देखने को मिलता है, कौरवी इसका मूल नाम है, कौरवी, खड़ी बोली,
आज की हिंदी तो मूलतः किससे ली गई है? खड़ी बोली से ली गई है। तो कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ? पश्चिमी साइड से हुआ। तो आंसर ठीक है। हिंदी को किस परिवार की भाषा माना जाता है? भारोपी परिवार की भाषा माना जाता है। विभाषा किसे कहते हैं? हिंदी क्षेत्र की शेष प्रमुख बोलियों को, जैसे ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, ये सब क्या है? मैथिली। अब यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको, ये देखिए, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख भाषा है, यही है। अब आगे बढ़ते हैं। तो विश्व में भाषाओं का वर्गीकरण, एक तो आपको द्वीपों, जो महाद्वीप के आधार पर देखा जा सकता है, ठीक है। एशियाई, अफ्रीकाई, अफ्रीकी महा जो यूरोपीय है, तो ये अफ्रीकी, यूरोपीय और एशियाई भाषा के आधार पर देखा सकता है। धर्म के आधार पर, जैसे इस्लाम में मुसलमान, हिंदू, ठीक है, ईसाई, तो ये सब धर्म के आधार पर। काल के प्राग ऐतिहासिक काल, मध्य जो ऐतिहासिक काल है, वो उनके ऊपर। भाषाओं की आकृति के आधार पर देखा सकता है। परिवार के आधार पर, परिवार के आधार पर देखा था हमने, द्रविड़ परिवार, भारोपी परिवार, ये सब क्या है? परिवार के आधार पर। और प्रभाव के आधार पर देखेंगे, है ना। तो देश के आधार पर हमने देखा चीनी भाषा है, भारतीय भाषा है। धर्म के आधार पर हिंदू, मुसलमान, जो ईसाई भाषाएं हैं ना। और काल के आधार पर प्रागैतिहासिक भाषाएं, प्राचीन भाषाएं, मध्ययुगीन भाषाएं, आधुनिक भाषाएं, ठीक है। परिवार के आधार पर भारोपी परिवार, द्रविड़ परिवार की भाषाएं, ये सब परिवार के आधार पर है। प्रभाव के आधार पर संस्कृत का प्रभाव पड़ा, फारसी भाषा है, ठीक है। और भाषा की आकृति के आधार पर, तो संस्कृत भाषा क्या है? एक युगात्मक भाषा है, जिसमें प्रसंग और प्रत्यय जोड़कर की जाती है ना। मूल शब्दों की रचना किससे की जाती है? जिन भाषाओं में पद रचना मूल शब्दों के साथ प्रसर्ग एवं प्रत्यय जोड़कर की जाती है, ऐसी भाषाओं को हम योगात्मक भाषाएं कहते हैं ना। और अयोगात्मक यानी जिसमें प्रकृति प्रत्यय जैसे कोई चीज नहीं होती। प्रतिधन अ, प्रत्यय को हम लिख सकते हैं प्रतिधन अ, प्रति यानी साथ में चलने वाला, साथ में, और ए पर बाद में, ठीक है। साथ में पर बाद में चलने वाला, यही क्या प्रत्यय है। जैसे अपना धनपन, अपनापन। प्रसर्ग वो चीज है जो किसी शब्द के बाद आते हैं और कोई विशेषता बताते हैं ना। वे ऐसे अक्षर हैं जो क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, राम ने पुस्तक पढ़ी, राम पुस्तक पढ़ी। अगर ने लगाते तो क्या यहाँ जो राम जो विशेषता बता रही है, ठीक है, शब्द के बाद आते हैं और विशेषता बताते हैं। तो ने, का, की, द्वारा, ये सब क्या है? प्रसर्ग है, जो उस शब्द की विशेषता बताते हैं या उस वाक्य की, ठीक है। कारक, कारक यानी संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध का बोध होता है। मतलब जो संज्ञा है, सर्वनाम, किसी चीज या वस्तु को अपन संज्ञा कहते हैं। और उस वस्तु को हम जैसे, कारक जो है किसी वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध कराता है, यानी संबंध का पहचान कराता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। और बोध का अर्थ क्या है? किसी चीज को स्पष्ट रूप से समझना। ये हमने देखा था भ्रंशों के बारे में। पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। यहाँ हमने देखा था शौरसेनी अपभ्रंश। इस साइड जो अर्धमागधी, ये सब किस में आता है? पूर्वी। और ये पश्चिमी। तो इसकी 5 बोलियां मेन है। खड़ी बोली, हरियाणी जिसको बांगड़ू भी कहा जाता है, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, बुंदेलखंड, है ना। तो पूर्वी हिंदी की 3 शाखाएं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, है ना। फिर हमने देखा राष्ट्रभाषा और राजभाषा क्या अंतर है। तो ये जो राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है? राष्ट्रभाषा मतलब पूरे देश में, पूरे देश की जनता के द्वारा बोली जाने वाली एक भाषा। तो हमारा जो जो राष्ट्र है, उसमें कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं है, उसकी कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं है। और राजभाषा से क्या अर्थ है? जो राजभाषा है, वो जो राज के कार्यों में, कामकाज में यूज की जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। कल मैंने बताया था पूरा डिटेल में राष्ट्रभाषा, क्योंकि हमारे जो राष्ट्र है वो अलग अलग राज्यों से मिलकर बना है। अलग अलग राज्यों में क्या थे? अलग अलग भाषाएं बोली बोली जाती, ठीक है। जैसे तमिलनाडु में क्या बोला जाता? तमिल, ना। मलयालम, केरल, ना। ऐसे ही
आंध्र प्रदेश में देखा जाएगा तो तेलुगु। अलग अलग राज्य में अलग अलग बोलियां बोली जाती है, तो पूरे राष्ट्र को एक भाषा से जोड़ना कठिन था। ठीक है, क्योंकि सब सब अपने लैंग्वेज यहाँ पे सब क्या था, जोड़ना बहुत कठिन था, है ना। लेकिन राजभाषा के कामकाज में यूज होने वाली भाषा क्या थी, हिंदी को हम कह सकते हैं। ठीक है, जिसका राज के कामकाज में यूज किया जाए। और इसका भी आगे डिटेल में, और मैंने कल पूरा बताया था आपको कि राजभाषा से क्या तात्पर्य है। आप इसको एक बार मेरे लास्ट लेक्चर्स को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, के बाद हमने इसमें और क्या देखा था कि संविधान के किस अनुच्छेद से पता चलता है कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में, है ना। तो आगे, और जो राजभाषा को क्या है, संवैधानिक दर्जा प्राप्त है 343 3 के अंतर्गत। क्या पता चलता है कि संघ की राजभाषा क्या होगी, तो संघ की राजभाषा हिंदी होगी, कहाँ से पता चलता है, 343, यानी इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। और यहाँ पे अगर आपको समझना है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं, आते हैं हम राजभाषा और राष्ट्रभाषा वाले पेज पे ना। लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जो राष्ट्रभाषा का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, राष्ट्रभाषा का सबसे बेस्ट एग्जांपल है चीन। चीन का जो लैंग्वेज है वो मंदारिन है। चीन का जो लैंग्वेज है मंदारिन, चीन का लैंग्वेज है मंदारिन। यहाँ पे पूरे चीन के पूरे क्षेत्र में ये भाषा बोली जाती है। चीन की राष्ट्रभाषा भी है और राजभाषा भी है। इसका उपयोग सारे प्रशासनिक कार्यालय सब जगह इसका यूज होता है। ठीक है, सरकारी काम काज में मंदारिन भाषा का। और यहाँ की सारी जनता यही भाषा बोलती है। तो चीन के लिए बहुत आसान था ये राष्ट्रभाषा डिसाइड करना कि हमारी इनकी राष्ट्रभाषा क्या होगी, है ना। अब इसको संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त है, संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त है किसको, चीन को, चीन की मंदारिन भाषा को। ठीक है, परंतु और इसकी राजभाषा भी यही है, तो इनके लिए बहुत आसान था। बट जो हमारा जो देश है, बहुत मुश्किल था कि कौन सा राष्ट्रभाषा चुने, तो इसलिए हिंदी को हमारी राजभाषा के तौर पे बताया गया है। ठीक है, अब ये अनुच्छेद 343 से पता चलता है कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी। ठीक है, कौन घोषित करता है 343 343? राजभाषा किसी राज्य या देश की घोषित भाषा होती है ना। डिसाइड किए कि हमारी भाषा यही होगी, कॉमन लैंग्वेज। अब यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा है। तो इसमें ये भी कहा गया है कि वहाँ की जो लोकल राजभाषा को वो सरकारी कामकाज में यूज कर सकती है, तो उनकी लोकल राजभाषा भी हो सकती है। यानी एग्जाम्पल लिख लो, तमिलनाडु में क्या है, तमिल। तो यहाँ की राजभाषा क्या है, तमिल। तो कुछ राज्यों की खुद की राजभाषा है। ठीक है, और भाषाओं पे वर्गीकरण हम एक बार देख लेते हैं। जो भाषाओं पे वर्गीकरण हुआ था, भाषाओं की दृष्टि से देश का वर्गीकरण, तो क वर्ग, ख वर्ग और ग वर्ग आपको देखने को मिलता है। क वर्ग में ऐसे क्षेत्र और ऐसे राज्य आते हैं जिन्होंने हिंदी को क्या माना, अपनी राजभाषा माना। और ख वर्ग में ऐसे राज्य आते हैं जिन्होंने, जहाँ की लोकल लैंग्वेज को ये अपनी राजभाषा में के उपयोग में इस्तेमाल करते हैं। और वो कैसी लैंग्वेज,
जिसकी लिपि हिंदी या देवनागरी की समानता रखती हो, मिलती जुलती हो, है ना। तो जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन, दीव, ये सब ख वर्ग में आते हैं, ख। और क वर्ग में जैसे हमारे छत्तीसगढ़, हमारे सरकारी कामकाज में जैसे आप व्यापम का नोटिफिकेशन या कोई एग्जाम नोटिफिकेशन देखते हैं, तो यहाँ की राजकाज भाषा क्या है, हिंदी है। तो ये क वर्ग में आते हैं। क वर्ग में और एग्जाम्पल देखा जाए तो मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, है ना, ये सब क वर्ग में आते हैं। ठीक है, ये देखिए। और भारत देश की कुल यहाँ पे क्या बोला जाता है, कुछ क्षेत्र पे इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो राजभाषा है। ठीक है। और संविधान में कुल 22 लैंग्वेज को क्या दिया गया है, कुल 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। शुरुआती जब देश आजाद हुआ था तब 14 थे, फिर 8 भाषाओं को जोड़ा गया, अपन आगे देखेंगे इसमें। हाँ, राजेंद्र प्रसाद जी के कार्यकाल में एक गठन किया गया, आयोग समिति का गठन किया गया। अब इसके अध्यक्ष कौन थे, के अध्यक्ष थे बीजी खेर, के अध्यक्ष थे बीजी खेर, है ना। तो ये गठन कब किया गया था, 7 जून 1955 में बाल गंगाधर खेर थे इनका नाम, अध्यक्ष था। और जो बीजी खेर थे, वही क्या थे, चीफ मिनिस्टर थे, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे। बॉम्बे के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बीजी खेर थे, है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और इस आयोग ने ये बताया है कि हिंदी का उपयोग को बढ़ाए, मतलब हिंदी को सरकारी कामकाज में ज्यादा यूज करें, इंग्लिश को थोड़ा सा कम, है ना, की बाउंड्री को सीमित रखा जाए, इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज को। तो ये आयोग गठन ने बताया। जिसमें हिंदी के आधिकारिक प्रयोग हुआ है ना, अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधन, यही सब इसमें देखा गया है इस कमेटी में। अब वो कौन से 8 भाषा थे, ये सब 8वीं अनुसूची भाग 22 के अंतर्गत, है ना। 8वीं सूची अनुसूची में 22 भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है ना। और वो भाषा कौन थे, जो 8 जोड़े गए उसको अपन देखते हैं। वो 8 क्या क्या थे। 1967 में एक 21st संशोधन, 21वां संशोधन करके सिंधी को क्या दिया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त हुआ, है ना। अब 71st एमेंडमेंट, 71वां संशोधन करके मणिपुर, नेपाल, कोंकणी को क्या किया गया, इसे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त हुआ है, इन भाषाओं को। 92 अमेंडमेंट संशोधन देखेंगे आप, 90 जो 92nd संशोधन में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, तो ये सब जो भाषा है इनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। सिंधी याद रखिएगा। अब इसको ट्रिक याद कर सकते हैं कि 21 साल की उम्र में सिंधी, तो 21 साल की उम्र में सिंधी सोच रहा था कि जब मैं 71 साल का हो जाऊंगा तो मैं मणिपुर, नेपाल और कोंकणी जो गोवा है यहाँ घूमना जाऊंगा। और देखते देखते समय बीत गया, वो उसका उम्र हो गया 92। जब 92 उम्र हुआ तो वो घूमने गया बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। आप ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि सीक्वेंस कहीं से पूछ सकता है। और जो बोडो कहाँ बोली जाती है, असम की बोली है ना। और डोगरी क्या है, जम्मू कश्मीर, बिहार झारखंड में आपको मैथिली सुनने को, संथाली वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है। तो ये सब जो भाषा है, अमेंडमेंट करके, संशोधन करके इनको ऐड किया गया। 26 जनवरी जब 1950 में, तो 14+8 बाद में ऐड किए गए, शुरुआती तौर पर 14 थे। अब कुल 22 भाषा, ये देख सकते हैं, डोगरी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, बोडो, है ना, यहाँ पे असम वाला क्षेत्र ले लो, है ना, सिंधी, कोंकणी, गोवा, ये सब भाषाएं जोड़ी गई। अब कुल 22 भाषाएं क्या है, असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी। अब हिंदी और संस्कृत तो रहेंगे ही, कॉमन सी बात है। कितने बचे अब, 20। 8 को हमने याद कर लिया, बचे 12। अब वो 12 क्या थे, ये जो साउथ की 4 भाषाओं को तो पहले से ही प्राप्त है, मलयालम, तमिल, कन्नड़, निकल गए 4 खत्म। इनको याद रखिए क्योंकि इनको शास्त्रीय भाषा का भी दर्जा प्राप्त है, कन्नड़ को, मलयालम को, तमिल को, है ना। बचे 8। 8 में वो क्या क्या थे, हमने देखा, इसमें आप देख सकते हैं, ये उर्दू, है ना,
असमी को तो हमने ऐड किया, कश्मीरी, गुजराती, उड़िया, ये सब पंजाबी, सिंधी, ये तो तेलुगु, ये सब टोटल की क्या है, 22 भाषा है। आप इसको देख सकते हैं कि कौन कौन सी भाषा, आप मैप में यहाँ से देखिएगा, पंजाबी, गुजराती, सिंधी, मराठी, कोंकणी, ऐसा वैसा स्टार्ट करके आइएगा, है ना। तो ये मैप ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करेगा, आपको याद हो जाएगा। 22 लैंग्वेज है। इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है ना। अब हिंदी के संबंध में कुछ विशेष प्रावधान रखे गए। अब हिंदी, कौन सी हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज जो देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी भारत की राजभाषा होगी? कौन सी लिपि? देवनागरी, देवनागरी लिपि। लिपि के बारे में पढ़ चुके हैं हम। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब प्राप्त हुई? 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्राप्त हुई। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया? हमने अभी जस्ट देखा, 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया, है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। कौन सा अनुच्छेद के तहत? 343 के तहत हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। और कौन सी? जो देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी, उसी को, है ना। अंग्रेजी किस राज्य की केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा है? तो ये जो अंग्रेजी है, नागालैंड की है। हमने एक मैप में यहाँ देखा था, ये देखिए, है ना। ये अंग्रेजी भाषा वाले क्षेत्र है यहाँ पे। बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली संविधान के किस संशोधन से मान्यता? अब जब ऐसा संशोधन पूछा जाएगा लैंग्वेज से रिलेटेड, तो आप सीधा याद यहाँ पे आ जाएगा 21 साल की सिंधी, 21 साल का जो सिंधी, 21 साल की, जब 21 साल का सिंधी था, यानी अमेंडमेंट हुआ। और कौन सी ईयर पे हुआ? 1967। ठीक, ये भाई साहब सोच रहे थे कि जब मैं 71 का हो जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? मणिपुर, नेपाली, नेपाल, कोंकणी, यानी गोवा, ये 3 जगह घूमने जाऊंगा। समय बीतते चले गया, 71वां संशोधन भी हो गया। और भाई साहब कब गए? 92 की उम्र में गए। कहाँ गए? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, यही सब भाषाएं थी, है ना। ये 3 और एक 4, ये 4, टोटल 8। आप ऐसे याद रखिएगा। अब कौन पूछा है बोडो डोगरी? तो ये 72वां संशोधन 2003 के अंतर्गत आया। तो आप ऐसे लिंक कीजिएगा, इजली याद हो जाएगा। कोंकणी डैश की आधिकारिक भाषा है? कोंकणी एक तो गोवा की है, और साथ ही साथ दमन और दीव की आधिकारिक भाषा है। बोडो भाषा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है? तो ये असम में बोली जाती है ना। और बिगवासु, ये एक फेस्टिवल है, ये मनाती है ना। बोडो जनजाति। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना किस भाषा में की गई थी? संस्कृत भाषा में। ठीक है। 2017 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया था? तो प्राकृतिक भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं दिया था। तिरहुता लिपि, ये है मैथिली की, जो 700 वर्ष पुरानी लिपि है ना, 700 वर्ष। भारत संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में बताता है? संघ की जो राज भाषा होगी, उसका आधिकारिक भाषा कौन सी, ये सुनिश्चित करता है 343। जो वंदे मातरम है, 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित थी, है ना। 1882 में उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया है इन्होंने कविता को। और पहली बार 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। तो तमिल को किस ईयर में ये मिला था शास्त्रीय भाषा का दर्जा? आप ये ईयर वाइज ज्यादा मत देखिएगा, बस पूछ सकता है तमिल राष्ट्रीय शास्त्रीय भाषा है कि नहीं, मलयालम है कि नहीं, कन्नड़ है कि नहीं, संस्कृत है कि नहीं, है ना। ये पढ़ चुके हैं। वर्ण। और वर्ण से क्या तात्पर्य है? वर्ण और वर्णमाला अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो वर्ण क्या है? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं
वर्ण उस मूल ध्वनि को खंड कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो वो हमने देखा था ध्वनि, हमारे मुंह से एक साउंड निकलता है जिसको हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनियों को हमने क्या किया था कि लिखित ध्वनि चिन्ह, ध्वनि को एक चिन्ह दे दिया था हमने, निश्चित चिन्ह से बांध दिया, तो ये लिखित कहलाई। यही ध्वनि चिन्ह क्या है? वर्ण है। तो ये वर्ण कैसे वर्ण है? आ, आ, ई, उ और ए, ये सब, ये सब क्या है? ध्वनियों को दिए गया चिन्ह है ना। ये सब क्या किया गया? ध्वनियों को दिए गया चिन्ह है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्वर। अब जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उनको क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। जिसके अब आ के खंड कर सकते क्या? नहीं कर सकते। उसी तरह ई का, ई का खंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ई का खंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इनका वर्ण खंड किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, है ना। ये क में हलंत लगा है, क धन हलंत आ मिलके बनता है का, है ना। तो हमेशा का एक व्यंजन है, व्यंजन वर्ण है, और का व्यंजन वर्ण के साथ क्या जुड़ा हुआ है? स्वर। ठीक है। तो ऑलरेडी ये ऐसे वर्ण है जिनका खंड नहीं गया। का में लगा हुआ हलंत को हम और कितना ही वर्ण खंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब हमने उसके बाद देखा था लिपि, तो हमने पढ़ा था कि भाषा के सभी ध्वनियों के निर्धारित प्रतीक चिन्हों को हम क्या कहते हैं? सामूहिक रूप से ही लिपि कहते हैं। अब और देखा था हमने जो वर्णमाला, वर्णमाला से क्या तात्पर्य है? वर्णों के क्रमिक या फिर आप बोलो व्यवस्थित समूह या क्रमबद्ध समूह को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। किसके? वर्णों के समूह। ठीक है। हिंदी में जो देवनागरी लिपि में लिखी और पढ़ी जाती है हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण है ना। 52 वर्ण के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल डाला है, समझ लो ये माला है। ये क्या है? व्यवस्थित है, क्रमबद्ध, सूचीबद्ध बोल लो, व्यवस्थित बोल लो, प्रॉपर एकदम माला है। ये फूल से फेंकाए रहते हैं, इसको हमने क्या किया? माला में पिरोया है या गूंथा है ना। तो अब ये व्यवस्थित है, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों की एक निश्चित क्रमबद्ध व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने सब पूरा डिटेल में पढ़ा था। तो कुल कितने वर्ण है? 52 वर्ण। ठीक, आप देखिएगा इसमें 52 वर्ण में क्या होते हैं? दो द्विगुण होते हैं, दो अयोगवाह होते हैं, 4 अंतस्तः, 11 स्वर, 33 व्यंजन। ठीक है। अब आगे जाके हम लोग देखेंगे वो स्वर कौन कौन से हैं। तो ये स्वर हम बोल सकते हैं कि जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया, आ, ई, ई, उ, उ, ठीक है, ऐ, औ, ये सब क्या है? कुल कितने स्वर हैं? 11 स्वर है। ठीक है। स्वरों की संख्या कितनी? 11। ठीक है। अब इसमें जो दो अयोगवाह कौन कौन से आते हैं? अम और आहा। अम और आहा, ये क्या है? अयोगवाह है। जो अम है अनुस्वार कहलाता है, और आहा जो है विसर्ग कहलाता है। ठीक है, दो अयोगवाह। 4 अंतस्तः, य र ल व, ये क्या है? य र ल व, 4 अंतस्तः। अब जो स्वर किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण बिना किसी के सहायता के होता है। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? हम स्वर कहते हैं। तब जब कैसे बोल सकते हैं इसको स्वर उन वर्णों कहते हैं जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है ना। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। मानक रूप से स्वर की संख्या कुल कितनी है? 11 है। हाँ,
अब जो यहाँ पर एक चीज और यहाँ पे री छूट गया था, है ना। अब जो कितने 33 व्यंजन अपन पढ़ने वाले हैं आगे कुल, इसमें अलग अलग का चट तप वर्ग जो है, हर एक एक को देखेंगे अपन। तो कुल वर्णों की माला कितना है? 52। अयुग्मा हमने देख लिया, एक बच्चे ने भी यही लिखा है। ये तो ना स्वर है ना व्यंजन है, ठीक है। और जो अयोगवाह की विशेषता जो बताई जाती है कि ये दोनों ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, स्वरों के सहारे चलते हैं, ठीक है। स्वर और व्यंजन दोनों में इनका प्रयोग होता है, स्वर और व्यंजन में दोनों में इनका प्रयोग होता है, तो अयोगवाही है। स्वर मतलब क्या है? उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी के दूसरे वर्ण की सहायता के बिना इनका उच्चारण उच्चारण किया जा सकता है। अब व्यंजन यही है, बोल क ख ग घ ड़, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ़ ण, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ न, ठीक है। अब जो ये जो क वर्ग है, ये कहाँ से होता है? इसको इसका वर्ण नाम क्या है? कंठ है, जो कंठ से बोला जाता है ना, कंठ से। और जो च है, ये हो गया आपका कंठ, वर्ण का नाम कंठ। ये हो गया आपका क्या? तालव्य, तालु, तालु से बोले बोले जाना है, तो हम तालव्य बोलते हैं, तालु से बोला जाता है। अब यहाँ पे एक इमेज है, देखिए, तालु, दंत, ओष्ठ, जीभ, ठीक है। तो अलग अलग हिस्से से बोले जाने उसका उच्चारण, उनके स्थान के नाम से उनको नाम दिया गया है। जो कंठ से बोले जाते हैं, ठीक है, ये कंठ से बोले जाते हैं, तो वर्ण नाम क्या है? कंठ है। ये तालव्य, ट वर्ग क्या है? मूर्धन्य, मूर्धा, मूर्धा जिसको बोलते हैं, हाँ। ट वर्ग क्या है? दंत्य, दंत्य क्या है ये? दंत, यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं, दंत्य, है ना। और जो प वर्ग है, ओष्ठ, ओष्ठ का वर्ण नाम है, ठीक है। उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मुर्गा, दांत, ओष्ठ। प बोलोगे तो आपके जो अपर लिप्स और लोअर लिप्स दोनों का उपयोग यूज हो रहा है, ठीक है। प फ ब भ न। अब जो यारा हुआ है, ये है अंतस्थ, यह अंतस्थ। ये जो व्यंजन ध्वनियों में चार अंतस्थ आते हैं, य र ल व, ठीक है। इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत और होठों को परस्पर सटाना पड़ता है, ठीक है। जब जीभ जब जीभ कोई आप एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो जब अंतस्थ, अंतस्थ में क्या आते हैं? हमने देखा क वर्ग देखा, क क क ख ख। ये सब किस में आते हैं? क वर्ग। इनका वर्णमूल नाम क्या? कंठ है ना, ठीक है। अब जो च वर्ग, च छ ज झ, ठीक है। ये देख सकते हैं कहाँ से? तालु। इसको हम वर्ण मूल नाम क्या है? जो वर्ण नाम क्या है? तालव्य।
ना। इसको आप अच्छे से लिख लो। अब जो ट वर्ग है, ये सब वर्ग है ना, वर्गों के नाम। ट, थ, ड, ढ, ड़। अच्छे से लिख लेते हैं, है ना। ड़, ठीक। ये क्या है? उच्चारण स्थान मूर्धा। और इसका वर्ण नाम क्या है? मूर्धन्य। ट, ठ, ड, ढ़, ड़। ठीक है। जो त वर्ग है, त वर्ग में क्या आता है? त, थ, द, ध, न। ठीक है। ये सब क्या है? दांत। इसमें दंत का यूज होता है ना, दंत्य। वर्ण नाम क्या है इसका? दंत्य, दांत। ठीक। तो ये पूछता है एग्जाम में कि कौन से वर्ग कौन सा है, कौन सा कहाँ से है, कौन सा ट वर्ग से है, कौन सा त वर्ग से है, कहाँ से बोला जाता है इसको, उच्चारण स्थान। तो याद रखिएगा। और प जो है, प का क्या है? प, फ, ब, भ, म, न। ये क्या है? ओष्ठ। अब जो य र ल व है, ये अंतस्थ है क्या? य, र, ल, व। ये सब अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन पे आप ध्यान दीजिएगा। और ऊष्म, इसमें देखने को मिलता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है? श, स, स, आ। ऊष्म व्यंजन। और जो द्विगुण व्यंजन है, उड़, उड़ा। ठीक है। ड़ और ण। ये क्या है? द्विगुण। द्विगुण व्यंजन। श, स, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन से क्या तात्पर्य है? इनका उच्चारण या जो करते समय एक रगड़न या फिर घर्षण पैदा होती है। ठीक है। जब वायु, गर्म वायु मुख से निकलती है ना, तो ये ऊष्म व्यंजन कहलाती है इसका उच्चारण करते समय। ठीक है। और जो द्विगुण है, जीभ का अगला भाग उलटकर मूर्धा में स्पर्श कराने से ड़ और ड़। ठीक है। ये क्या है? द्विगुण है। इसको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा गया है। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन। और जो उत्क्षिप्त व्यंजन है या फिर द्विगुण व्यंजन है, ये शब्दों के बीच में आते हैं या फिर शब्दों के अंत में, जैसे पढ़ना, ओढ़ना, लड़का, पहाड़। सबसे बेस्ट एग्जांपल, लड़का लड़की बोलते हैं तो जो ड़ है, ये वाला जो है, जब मैं लड़का बोल रहा हूँ, लड़का, तो देख सकते हैं बीच में आ रहा है। और शब्दों के बाद में एक आता है बाढ़। ठीक। ऐसा है इसके बारे में। ठीक है। और इसमें एक संयुक्त व्यंजन को देखने को मिलता है हमें। जो संयुक्त व्यंजन, ऐसे व्यंजन जो बिना किसी स्वर की सहायता के बिना बनते हैं, जिनका उपयोग, इनकी रचना दो व्यंजनों के मेल से होती है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो इनकी रचना है, वो इन दोनों के मेल से बनती है। संयुक्त व्यंजन, यहाँ पे देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन। ठीक है। संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजन से मिलकर बनते हैं।
बाकी में आपने देखा होगा जैसे क वर्ग था, क व्यंजन है, जब इसको खंड करेंगे तो ये किससे मिलके बना है? स्वर से, स्वर की सहायता से मिलके बना है। परंतु जो संयुक्त व्यंजन है, इसमें दो व्यंजनों के शब्दों से मिलकर बनता है ना, दो व्यंजनों के मेल से एक संयुक्त व्यंजन बनता है। कौन से? ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। ये क्यों हो रहा है ये? है ना, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन त्रि। या श। ये सब क्या है? संयुक्त व्यंजन। ये किससे मिलके बना है? दो व्यंजनों से मिलके बना है। का हलंत श से मिलके बनता है ना। और जो क हलंत और धन र से मिलके बनता है क्या? ज हलंत और ये से मिलके बनता है श हलंत र से मिलके बनता है श। इन व्यंजनों को क्या बोलते हैं हम? संयुक्त व्यंजन, क्योंकि ये दो व्यंजनों के मेल से बनता है ना। बाकी आप कोई भी देख लो, तब च पढ़ लो, च व्यंजन का उच्चारण करके देखो, च, तो आखिरी में आपको अ सुनाई दे रहा है, तो च हलंत। ठीक है, तो आप ऐसे देखिएगा, संयुक्त व्यंजन के बारे में ये है। तो जो इसमें एक और इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है हल चिन्ह के बारे में, जो अपना हल चिन्ह है, उसमें देखना, हिंदी के सभी स्वर अक्षर हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, ठीक है, किंतु मूल व्यंजन स्वर रहित होते हैं। जो मूल व्यंजन है वह स्वर रहित होते हैं, इसलिए इनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता। ठीक है, इनके जब मैं जो मूल व्यंजन है, उनके उच्चारण के लिए हमें क्या चाहिए? आ का यूज करते हैं हम, जो स्वर, उनका स्वर को मिलाना पड़ता है। ठीक है, और इसके बाद हम और क्या देखे थे? ये सब वर्ण, वर्ण और वर्णमाला, स्वर 11 देखा था हमने। हाँ, जो स्वर है इसको हम क्या बोलते हैं? लघु स्वर को मूल स्वर के नाम से ह्रस्व स्वर और मूल स्वर, ठीक है, के नाम से भी जानते हैं। जो स्वर के दो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर की कुल संख्या 4 होती है, दीर्घ स्वर की संख्या कुल 7। जब दोनों को मिलाएंगे तो 11 स्वरों की संख्या। तो एग्जाम में पूछता है ह्रस्व स्वर की कितनी संख्या, तो 4, दीर्घ स्वर थे 7। ठीक है, अब व्यंजन में देखा था हमने स्पर्श व्यंजन, अंतस्था हमने पढ़ा जो य र ल व, उष्म गरम, जो घर्षण से रगड़ जो होता है, ठीक है, की वजह से बोल सकते हैं आप, है ना, जो घर्षण से उत्पन्न उष्म बोल सकते हैं। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो गर्म हवा जो के माध्यम से जो बोला जाता है, श स, ठीक है, एक घर्षण हो रहा है। संयुक्त व्यंजन हमने पढ़ा, आगत में आता है ज फ, ठीक, कुल 52। मात्रा के आधार पर स्वर के मुख्यतः कितने भेद हैं? दो भेद है। एक, मूल स्वर किसे कहा जाता है? ह्रस्व स्वर मूल स्वर स्वर को कहा जाता है। स्वर किसे कहते हैं? स्वर ऐसे उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी की सहायता के होता है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उन्हीं को हम स्वर बोलते हैं। स्वर ध्वनि किसके सहयोग से उच्चारित की जाती है? स्वतंत्र एक, जब दूसरे की सहायता ही नहीं ले रहे तो ये स्वतंत्र है। तो स्वर ध्वनि क्या है? स्वतंत्र है, किसी के उच्चारण की इन्हें जरूरत नहीं होती।
अब पूछ लेगा स्वरों की संख्या कुल 11, जिसमें से ह्रस्व स्वर 4, लघु स्वर 7। ठीक है, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें से कौन सा ह्रस्व स्वर है और कौन सा लघु स्वर है। ह्रस्व स्वर के बारे में पूछे, जैसे ह्रस्व स्वर आप याद रखिएगा, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना अच्छा है। अ, ई, ठीक है, उ और री, ये सब क्या है, ह्रस्व स्वर। बाकी सब किस में आते हैं, दीर्घ स्वर में आते हैं। इनके दो भेद होते हैं, स्वर दो भेद कह सकते हैं ना। हिंदी में व्यंजनों वर्णों की कुल कितनी संख्या है, 33। जब द्विगुण को मिलाते हैं तो वो 35 कहलाता है, परंतु जो मूल व्यंजन को 33 माना जाता है। ठीक है, मात्रा किसे कहते हैं। अब मैं अ उच्चारण कर रहा हूँ, इसमें कोई मात्रा नहीं लग रहा है, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट। ठीक, जब मैं आ बोल रहा हूँ, तो जब वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को ही क्या कहते हैं हम। ठीक है, मेरे को एक एक्स्ट्रा मात्रा बोलने में समय लग रहा है, तो वही है। इनका उच्चारण कर रहा हूँ, ये सब वर्ण है। वर्णों का उच्चारण करने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। यहाँ पे देखिए, उष्ण व्यंजन में श, स, ह। नासिक के व्यंजन वैसे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय नाक के द्वारा की जाती है। इनका उच्चारण नाक के द्वारा की जाती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, नासिक के। नाक के द्वारा हवा जो बाहर आती है। ठीक है, जैसे ड़, ढ़। रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। यौगिक शब्द मीन्स इसका खंड करने पर उसी का अर्थ को दर्शाता है। और रूढ़ शब्द क्या होते हैं, मौलिक शब्द बोल सकते हैं हम। इसका अर्थ तो होता है बंधा होना। ठीक है, जल, रंग, ये सब क्या है, रूढ़ शब्द है। यौगिक रूढ़ शब्द मतलब ऐसे शब्द जिनका कोई विशेष अर्थ निकल रहा है, यानी दो शब्द से मिलकर तो बन रहा है, परंतु इसका कोई विशेष अर्थ निकल रहा है। जैसे लंबोदर, लंबधन उदर, लंबोदर। ठीक है, गणेश, जिनको गणेश कहते हैं ना, अर्थात बड़ा पेट वाला गणेश। तत्सम शब्द यानी संस्कृत से जैसे शब्द थे हमने उनका उपयोग वैसे ही किया, मतलब उसमें कोई एडिटेड नहीं हुआ, उसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। तो वो ज्यों के त्यों शब्द को क्या बोलते हैं, जो ज्यों का त्यों, अर्थात उसको हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे संस्कृत में जो जैसा था उसको हमने अपने वैसे ही यूज किया, उसको हम क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द। तद्भव यानी बदलाव, शब्दों में बदलाव, परिवर्तन। जैसा शब्द में विकसित देखने को मिला वैसे तद्भव शब्द। जैसे आग, काम, कुंवारा, आम, आलू। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, आम्र। आम्र एक तत्सम शब्द है, आम एक तद्भव शब्द, यानी इसमें परिवर्तन हो गया, पता नहीं है, ज्यों का त्यों है, इसी को बोलते हैं तत्सम और तद्भव का अंतर। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है, 5 है। हिंदी की उपभाषा, उपभाषाएं कौन कौन सी हैं, ये है। उपभाषा में देख सकते हैं राजस्थानी, जो बोलियां हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, ठीक है, और मालवी, ये सब क्या है, राजस्थानी बोलियां हैं। राजस्थान उसकी उपभाषा है, उसकी बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी में क्या क्या आता है, यहाँ पे देख सकते हैं, कौरवी, खड़ी बोली, मारवाड़ी हमने पढ़ा था, हरियाणवी, हरियाणवी बांगरू भी बोला जाता है ना। ब्रिजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, ये सब पश्चिमी है। पूर्वी हिंदी में हमारा छत्तीसगढ़, अवधी, बघेली। बिहारी में भोजपुरी और मगधी, है ना। पहाड़ी हमने देखा था खस, पहाड़ी, कुमाऊनी, जो कुमाऊनी और गढ़वाली। जो अपभ्रंश देखा था हमने, खस अपभ्रंश, सात अपभ्रंश में देखा था हमने, है ना। अब आधुनिक काल विभाजन में दूसरे चरण को क्या नाम दिया गया, द्विवेदी गुण, द्विवेदी युग के नाम से दिया है। क्योंकि जो आधुनिक काल को 6 भागों में विभाजित किया गया था, इसके दूसरे चरण को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने के नाम पर द्विवेदी युग के से जाना जाता है। ठीक है, हिंदी की प्रमुख बोली कौन सी, कौरवी। अब जो शौर शहरी, अब शौर सैनी अपभ्रंश था हमने देखा आज, शौर सैनी अपभ्रंश से क्या मिला, खड़ी बोली। खड़ी बोली का मूल नाम कौरवी। कौरवी आज की हिंदी की मूलतः जो आधारित किस पर आधारित है, कौरवी पर आधारित है। तो जो कौरवी नाम किसने दिया था, तो इन्होंने दिया था राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, सांकृत्यायन ने ही इनका जो हिंदी कौरवी नाम दिया था। ब्राह्मी लिपि के, ब्राह्मी जो लिपि है, इस लिपि से इसकी उत्पत्ति हुई देवनागरी लिपि। और कौन सी देवनागरी लिपि, संविधान में लिखी जो हम जो राजभाषा है, वो हिंदी, ऐसी हिंदी जो देवनागरी लिपि हिंदी, आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद, 343 अनुच्छेद अंतर्गत राजभाषा। ठीक है, हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है,
जो पश्चिमी हिंदी में देखने को मिलता है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, ये जो बोलियां है ना। और जो गुरमुखी कहाँ से, इसे पंजाबी भाषा में लिखी जाती है। जो गुरमुखी है पंजाबी भाषा में, इसकी उत्पत्ति शारदा लिपि अथवा देवनागरी दोनों से मानी जाती है। तो ये जो पंजाबी है ख वर्ग में आता है। हर वर्ग में भाषाई क्षेत्र पे ऐसे वर्ग आते थे जो जिनकी राजभाषा है ना हिंदी या फिर देवनागरी लिपि से मिलती जुलती है, तो वो ख वर्ग में आते हैं। क वर्ग में ऐसे जो जिन्होंने अपनी राजभाषा, अपनी जो राजभाषा है उसको हिंदी माना है। तो हमने पिछले देखा था अभी थोड़ी देर पहले, छत्तीसगढ़ की राजभाषा को बोला जाए तो हिंदी है, क्योंकि यहाँ के शासनिक प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का इस्तेमाल, मध्य प्रदेश देख लो आप। ठीक है, तो ऐसे राज्य हैं जो क वर्ग में आते हैं, तो ऐसे बांटा गया है। भारत जो है ब्राह्मी लिपि परिवार का हिस्सा है। ठीक है, देवनागरी में। अब जो देवनागरी लिपि को एकदम शुद्ध सर्वाधिक पूर्ण किसने कहा है? आइजैक पिटमैन ने कहा है। ठीक है, यह कथन, संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र देवनागरी लिपि, ये किसने कहा है? आइजैक पिटमैन ने कहा है। ये पूछता है एग्जाम में। ठीक है, निम्न लक्षणों से में से कौन लक्षण भाषा का नहीं है? तो जो भाषा है विविधता दिखती है, उसमें सृजनात्मकता दिखती है, देवत्वता दिखती है, परंतु स्थिरता नहीं है। अब देखा हमने कि जो हिंदी का विकास क्रम संस्कृत से चालू हुआ और पूरे भारत देश में, है ना, इतना परिवर्तन देखने को मिला हमें, हर जगह हर क्षेत्र पे एक, हर अलग, तो ये परिवर्तनशील है। भाषा, इस भाषा जो है एक स्थिर नहीं है, एक बहता हुआ बोल सकते हैं इसको, ये स्थिर नहीं है। ठीक है, और देवनागरी लिपि में लिखी जाती है कौन सी? हिंदी भाषा। जो संविधानिक 343 वाला फिर से आप रिकॉल कीजिएगा, जब भी क्वेश्चन देखेंगे तो वापस वहां रिकॉल करोगे तो आपको बहुत आसानी होगा। उच्चारणगत त्रुटियों का कारण क्या है? जो क्षेत्रीय बोली का प्रभाव है वही क्या है? उच्चारणगत त्रुटियों त्रुटियों का कारण है ना। कभी कभी पूछता है रचना के अंतर्गत क्या आता है ना। तो रचना के अंतर्गत आता है अर्थ, भावार्थ और व्याख्या। बस इतना ही है, आप इसको देखिएगा एक बार ना, अक्षर को कंप्लीट। इसके बाद अपन आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।